हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विकास आप सभी का आपके अपने चैनल ब्रिलियंस टीचर्स एकेडमी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं जीन पियाजे। इनके बारे में आज हम लोग डिटेल से देखेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो से ही आपके आने वाले एग्ज़ाम्स यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के एग्ज़ाम्स जो हैं और इसके अलावा जितने भी अदर राज्य हैं होने वाले शिक्षक भर्तियों में इस वीडियो से जो है आपको जीन पियाजे से संबंधित जो भी क्वेश्चंस बनेंगे आपको इसी वीडियो से देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जीन पियाजे से संबंधित जितने भी तथ्य हैं, जितनी भी जानकारियां हैं उसको शामिल किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग चालू करते हैं जीन पियाजे के बारे में। तो दोस्तों, पहला तथ्य यहाँ पे है, जीन पियाजे जो है 1896 से 1880 मतलब 1980 मतलब कि इनका जन्म जो हुआ था वो 1896 में हुआ था। ठीक है, और इनकी मृत्यु जो हुई थी 1980 में हुई थी। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा आप लोग। हालांकि एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे तो नहीं जाते हैं, लेकिन एक बार नए नए क्वेश्चंस बनते हैं तो पूछा भी जा सकता है। तो दोस्तों, इनका जन्म जो हुआ था वो 1896 में हुआ था। मृत्यु जो हुई थी इनकी 1980 में हुई थी। ये स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे दोस्तों? स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अगला है, जीन पियाजे ने अपनी अवधारणा संज्ञानात्मक विकास पर दी है, मतलब कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे, संज्ञानात्मक विकास पे प्रश्न आपसे सीधा पूछ लिया जाता है, इनमें से कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास पे अवधारणा दिया है? तो ये आपका जीन पियाजे साहब हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे। अगला तथ्य है, संज्ञान यानी कि कॉग्निशन वह है जिसमें संवेदन, ठीक है, संज्ञान वह है जिसमें संवेदन, प्रत्यक्षण, प्रतिमा, धारणा, समस्या समाधान यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसके अलावा आपका चिंतन, तर्कड़ा यानी कि रीजनिंग जैसी मानसिक प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। तो संज्ञान क्या है? संज्ञान में जो है संवेदन, प्रत्यक्षण, प्रतिमा, धारणा, समस्या समाधान, चिंतन, तर्कड़ा जैसी मानसिक प्रक्रियाएं सम्मिलित रहती हैं संज्ञान में। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट फैक्ट देखेंगे हम लोग। जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के लिए बच्चों का सैद्धांतिक यानी कि साइंटिफिक रूप से अध्ययन किया। तो संज्ञानात्मक विकास के लिए जीन पियाजे ने किस तरीके से सैद्धांतिक यानी कि साइंटिफिक रूप से अध्ययन किया, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? बाल मनोविज्ञान का जनक। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो बाल मनोविज्ञान के जनक जो है वो जीन पियाजे साहब हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट आपका यहाँ से क्लियर हो गया। बाल मनोविज्ञान के जनक जो है वो जीन पियाजे साहब हैं। नेक्स्ट देखेंगे। इनका मानना है कि बच्चों में जैसे जैसे जैविक परिपक्वता आती है, ठीक है, जैविक परिपक्वता मतलब जीनेटिक, जैविक मतलब होता है जीनेटिक, इंग्लिश में बोल सकते हैं इसको जीनेटिक। ठीक है, जीनेटिक रूप से जैसे जैसे बच्चा परिपक्व होता है वैसे वैसे बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता रहता है। ठीक है, इनकी शिक्षा का मुख्य क्षेत्र जैविक ममुर्सा यानी कि इसको एपिस्टेमोलॉजी कहा जाता है इंग्लिश में। ममुर्सा को एपिस्टेमोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो ज्ञान की उत्पत्ति का अध्ययन जो है वो जैविक ममुर्सा कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि जैविक ममुर्सा का किससे तात्पर्य है? तो ज्ञान की उत्पत्ति से। ठीक है, ज्ञान की उत्पत्ति का अध्ययन जो है वही कहलाता है आपका जैविक ममुर्सा। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट देखेंगे। इन्होंने पेरिस कहाँ की राजधानी है? फ्रांस की राजधानी है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इन्होंने पेरिस में कुछ बच्चों का परीक्षण किया और पाया कि बच्चों के उत्तर बड़े से गुणात्मक रूप से अलग अलग हैं। मतलब कि जो बच्चे बड़े होते हैं वो गुणात्मक रूप से उनके अलग अलग। तो दोस्तों, इन्होंने पेरिस में कुछ बच्चों का परीक्षण किया और पाया कि बच्चों के उत्तर
जो है बड़ों से गुणात्मक रूप में से अलग अलग हैं। ठीक है, इनका मानना है कि जैसे जैसे बच्चे में जैविक परिपक्वता आती है वैसे वैसे वस्तुओं के गुणों के बारे में अपने दिमाग में सही संप्रत्यय, यानी कि संप्रत्यय का मतलब इंग्लिश में होता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है, ठीक है, वैसे वैसे बच्चे के अंदर जैविक परिपक्वता आती है। ठीक है, वैसे वैसे वस्तुओं के गुणों के बारे में वो अपने दिमाग में सही से बना लेते हैं, संप्रत्यय बना लेते हैं। ठीक है, सही संप्रत्यय बना लेते हैं, यानी कि सही कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे बहुत अच्छा और बहुत सिंपल उदाहरण लिया गया है। तो उदाहरण को हम लोग देख लेंगे। उदाहरण पे, जब बच्चे से किसी भी वस्तु के गुण के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, जब बच्चे से किसी भी वस्तु के गुण के बारे में पूछा जाता है, बच्चे अपनी अहम केंद्रिता के अनुसार, ठीक है, अहम केंद्रिता के अनुसार उनके बारे में उतना ही बता पाते हैं जितना उनके संज्ञान, यानी कि संज्ञान में है। परंतु धीरे धीरे जब वे बड़े होते हैं तो ये सारी भ्रांति दूर हो जाती है। ठीक है, बच्चे शुरू में वस्तुओं के गुणों के बारे में गलत संकल्पना बना लेते हैं, परंतु धीरे धीरे जो है परंतु धीरे धीरे उनमें परिपक्वता आती रहती है और वे इस गलत संकल्पना को भी सही कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है वैसे वैसे उनकी संकल्पना में और उनकी सोच में, समझ में भी परिपक्वता आती है और वे अपने गलत संकल्पनाओं को सही कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे, अगला तथ्य है, अगला फैक्ट है, पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय, इनका एक कथन है पियाजे जी का, तो उसको भी देख लेते हैं, पूछा जा सकता है। कथन आपके यूपी टेट में और सुपर टेट में 1 से 2 नंबर के कथन आपके पूछ लिए जाते हैं। तो कथन को हम लोग ध्यान से पढ़ लेते हैं। बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता, ठीक है, बच्चे जो है वो सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये कथन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जीन पियाजे साहब का कथन है, बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है। तो नन्हे वैज्ञानिक की जब बात करी जाए तो यहीं से आप लोग ध्यान रखिएगा कि नन्हे वैज्ञानिक जो शब्द दिया है वो जीन पियाजे साहब ने दिया है। तो यहीं से आप लोग पकड़ सकते हैं इस कथन को कि जीन पियाजे का ही कथन है। तो बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में सिद्धांतों की रचना करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट देखेंगे, पियाजे के अनुसार बच्चे अपनी दुनिया के बारे में लगभग सभी सूचनाएं अपनी गतिविधियों के अन्वेषण मतलब होता है डिस्कवर, ठीक है, डिस्कवर व निर्माण यानी कि कंस्ट्रक्शन करते हुए प्राप्त करते हैं। तो पियाजे के अनुसार बच्चे अपनी दुनिया में लगभग सभी सूचनाएं, जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं, वो अपनी गतिविधियों के अन्वेषण यानी कि खोज भी कहते हैं अन्वेषण को, खोज व निर्माण यानी कि कंस्ट्रक्शन करते हुए प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसलिए इनके सिद्धांत को संज्ञानात्मक विकास का निर्माणवादी उपागम यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच भी कहा जाता है। ठीक है, निर्माणवादी उपागम। तो दोस्तों आपसे एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है निर्माणवादी उपागम के बारे में, ये किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है, तो इसलिए मैंने इसको रेड कलर से हाईलाइटेड कर दिया है। आप लोग ध्यान रखिएगा, निर्माणवादी उपागम जो है वो भी जीन पियाजे साहब से संबंधित है। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के संप्रत्ययों यानी कि कॉन्सेप्ट्स जो है, उनके जो वर्ड्स हैं उनको वर्णन निम्न प्रकार हैं। ठीक है, तो एक एक जो उनके कॉन्सेप्ट्स हैं, संप्रत्यय हैं, उसके बारे में हम लोग 6-7 संप्रत्यय होंगे, उसको देख लेते हैं फटाफट से। अनुकूलन, पहला है कि अनुकूलन से देखते हैं भी दोस्तों, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। ठीक है, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना जो है वो क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। ये ध्यान रखिएगा। पियाजे के अनुसार अनुकूलन की 2 उपक्रियाएं हैं। कितनी उपक्रियाएं हैं? 2 उपक्रियाएं हैं। पियाजे के अनुसार पूछा जा सकता है एग्जाम में आपसे, पियाजे के अनुसार अनुकूलन की कितने उपक्रियाएं हैं? 3 है, 2 है, 4 है, 5 है। तो आपके ध्यान रखिएगा 2 उपक्रियाएं होती हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन सा है।
आत्मसात्करण है एक, आत्मसात्करण, और दूसरा है समायोजन। ठीक है, तो आत्मसात्करण जो है, आत्मसात्करण का मतलब होता है समावेशन। ठीक है, और दूसरा एक समायोजन है। तो हम लोग समायोजन और समावेशन को समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। तो आत्मसात्करण मतलब कि समावेशन के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना समावेशन यानी कि आत्मसात्करण कहलाता है। तो आपके पास कोई पुराना ज्ञान है, उसी में आप लोग किसी नए ज्ञान को जोड़ दे रहे हैं, तो वो आत्मसात्करण हो जाता है। दोस्तों, वर्ड्स से एग्ज़ाम में बहुत कन्फ्यूज़न होती है, तो वर्ड्स याद रखिएगा। आपको वर्ड जो है समावेशन ना दे के आत्मसात्करण दे देगा, तो आप लोग कन्फ्यूज़ होंगे वहाँ पे। तो आत्मसात्करण जो है वो समावेशन है, आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात को। तो पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से के साथ जोड़ना जो है वो आत्मसात्करण कहलाता है। दूसरे शब्दों में जब हम नए ज्ञान का अर्जन करते हैं उसे आत्मसात्करण कहते हैं। तो मतलब एक और परिभाषा आपको दे दी गई है। दूसरे शब्दों में मतलब कि जब हम नए ज्ञान का अर्जन करते हैं, यानी पुराना ज्ञान तो रहता ही है जो रहता है, तो नए ज्ञान का अर्जन जो है वो भी आपका आत्मसात्करण कहलाता है। ठीक है, आत्मसात्करण में बालक समस्या समाधान के लिए पूर्व सीखी गई मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है। ठीक है, आत्मसात्करण में यानी कि समावेशन में बालक समस्या समाधान के लिए पूर्व सीखी गई मानसिक क्रियाओं का सहारा लेता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला है समायोजन। तो पहले इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण बहुत ही सिंपल भाषा में एक उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है, एक बच्चा पहली बार काले रंग का कुत्ता देखता है। ठीक है, एक बच्चा जो है पहली बार काले रंग का कुत्ता देखता है, तो वह अपनी स्कीमा का मतलब होता है ज्ञान। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपका स्कीमा का शाब्दिक अर्थ भी पूछा जा सकता है, तो इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वो ज्ञान है। ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम्स में। तो स्कीमा का मतलब क्या होता है? ज्ञान होता है, नॉलेज जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में। तो जब एक बच्चा पहली बार काले रंग का कुत्ता देखता है, तो वह अपने स्कीमा यानी कि ज्ञान में सूचना ग्रहण करता है कि सभी कुत्तों का रंग जो है वो काला होता है। मतलब काला कुत्ता बच्चा देख लिया तो उसके दिमाग में ये है, उसके ज्ञान में यह बैठ गया है कि सभी कुत्ते जो है वो काले रंग के होते हैं। परंतु जब सफ़ेद रंग का कुत्ता देखता है तो वह अपनी स्कीमा में यह सूचना ग्रहण करता है, यानी कि ऐड करता है, यानी कि अर्जन करता है। ठीक है, अर्जन करता है कि कुत्ते केवल काले रंग के नहीं होते हैं, वे दूसरे रंगों के भी हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह बच्चा अपने पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ देता है। तो पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना ही क्या कहलाता है? आपका आत्मसात्करण यानी कि समावेशन। ठीक है, तो यहाँ पर काला रंग पूर्व ज्ञान हुआ और सफ़ेद रंग जो हो गया वो नया ज्ञान हो गया। तो दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं समायोजन। आइए हम लोग समायोजन के बारे में देख लेते हैं। जब बच्चा अपने पुराने स्कीमा में परिवर्तन करना शुरू कर देता है तो वह समायोजन की अवस्था में होता है, यानी कि पुराने ज्ञान में परिवर्तन करता है। जो उसका ज्ञान पुराना है उसको वह भूलने की कोशिश करता है और उसको परिवर्तित करने की कोशिश करता है। तो वह क्या हो जाता है कि आपका समायोजन की अवस्था हो जाती है। तो दोस्तों उदाहरण जो है इसका भी एक अच्छा सा उदाहरण है, आप लोग समझ लीजिए। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तो आप लोग का कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक बच्चे के स्कीमा में ये सूचना है, मतलब कि उसके ज्ञान में, उसके दिमाग में यह सूचना है कि कुत्ते की 4 टांगें होती हैं। तो वह अपने आप से अनुमान लगा लेता है कि सभी 4 टांग वाले पशु कुत्ते होते हैं। परंतु जब वह बिल्ली को देखकर यह अनुमान लगाता है कि 4 टांग होते हुए भी वह कुत्ते से अलग है, तब वह अपने स्कीमा में बिल्ली की सूचना को आत्मसात करता है। तो वह अपने पुराने स्कीमा में परिवर्तन करता है। ठीक है, तो ये जो आपका हो गया समायोजन। नेक्स्ट देखेंगे स्कीमा। तो स्कीमा को हम लोग जान ही लिए थे, तो फिर से भी एक बार देख लेते हैं। सूचनाओं के साँचे को स्कीमा कहा जाता है।
जहाँ हम लोग को सूचना यानी इन्फॉर्मेशंस जो इकट्ठी होती है हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में जो सूचनाएं एकत्रित होती हैं, जहाँ पे सूचनाएं एकत्रित होती हैं उसी को स्कीमा कहा जाता है। स्कीमा को एक तरीके से हम लोग क्या कह सकते हैं, नॉलेज कह सकते हैं, ज्ञान कह सकते हैं। ठीक है, ज्ञान। पियाजे के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का वस्तुओं, व्यक्तियों और जीवन परिस्थितियों के साथ व्यवहार करते समय अपना खुद का ढंग होता है, इसे स्कीमा कहते हैं। ठीक है, पियाजे जी कहते हैं कि व्यक्तियों का वस्तुओं, व्यक्तियों और जीवन परिस्थितियों के साथ व्यवहार करते समय खुद का ढंग होता है, उसे क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। नेक्स्ट है साम्य धारण यानी कि सामीकरण। तो साम्य धारण के बारे में हम लोग जान लेते हैं। साम्य धारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक आत्मसात्करण तथा समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच एक संतुलन कायम करता है। मतलब समायोजन और समावेशन के बीच में एक संतुलन कायम करता है, वह क्या आपका होता है, साम्य धारण। जब बच्चा कोई भी नया काम करता है तो उसकी मानसिक प्रक्रियाएं असंतुलित हो जाती हैं। इसे दूर करने के वह आत्मसात्करण और समायोजन दोनों का सहारा लेता है, जिसे साम्य धारण कहते हैं। मतलब दोनों का जहाँ प्रयोग होगा आपका, आत्मसात्करण और समायोजन का, तो वो जो है आपका साम्य धारण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे संज्ञानात्मक संरचना। बच्चे के मानसिक विकास या क्षमताओं को संज्ञानात्मक संरचना कहते हैं। बच्चे के मानसिक संगठन या क्षमताओं को संज्ञानात्मक संरचना कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे मानसिक सक्रिया। तो मानसिक सक्रिया ऊपर हेडिंग हो गई है, देख लेते हैं इसके बारे में भी। जब कोई बच्चा किसी काम को पूरा करने के लिए चिंतन करता है, मतलब मानसिक सक्रिया क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। जब कोई बच्चा किसी काम को पूरा करने के लिए चिंतन करता है, क्या करता है, चिंतन करता है, तो उसे मानसिक सक्रिया कहते हैं। ठीक है, मानसिक सक्रिया के माध्यम से हम किसी भी समस्या समाधान पर चिंतन करते हैं। एक होता है स्कीम्स, ये लास्ट है, संप्रत्यय जो जीन पियाजे साहब का है, स्कीम्स। तो स्कीम्स क्या है, जान लेते हैं। किसी काम को करने के लिए हमारे पास विभिन्न प्रकार के तथ्य होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, स्कीम्स कहते हैं। बोलते नहीं स्कीम्स, ये स्कीम है मेरे पास, वो स्कीम है, तमाम फलाना ढिमाका स्कीम्स की बात करते हैं जो, तो उसी को स्कीम कहते हैं। विभिन्न प्रकार के तथ्य जो हैं वो आपके स्कीम्स होते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के तथ्य। तो दोस्तों जहाँ से ढेर सारे प्रश्न बनते हैं उसको हम लोग, वो टॉपिक आ गई है आपकी संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। इस टॉपिक से आपके प्रश्न बनते ही बनते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा जीन पियाजे के अनुसार कितनी संज्ञानात्मक मतलब अवस्थाएं हैं। तो पहले तो संज्ञानात्मक विकास क्या है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जब वातावरण के प्रभाव से हमारे संज्ञान या दिमाग का विकास होना शुरू हो जाता है तो संज्ञानात्मक विकास कहला जाता है। क्या होता है, वातावरण के प्रभाव से जब हमारे संज्ञान या दिमाग का विकास होना शुरू होता है तो संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 भागों में बांटा है। ठीक है, जीन पियाजे साहब ने संज्ञानात्मक विकास को जो है 4 भागों में बांटा है। तो पहला है संवेदी गामक अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष तक के लिए होती है, जन्म से 2 वर्ष। एक होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था पहला है, जो उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज, मतलब कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी 7 से 11 वर्ष के बच्चे जो होते हैं। और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको कि हम लोग औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। तो एग्ज़ाम्स में जो है वर्ड्स जिनकी भी मैं बार बार बात करता हूँ, वर्ड्स का विशेष ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है संवेदी प्रेरक अवस्था, गामक हटा देगा। आपसे पूछा जा सकता है संवेदी गामक अवस्था, तो आप सभी शब्दों को ध्यानपूर्वक देखिए, गामक हो या प्रेरक हो, दोनों में से कोई भी शब्द दे सकता है।
तो ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है, ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, दोनों में से कोई एक दे देगा, तो उसको आप लोग को ध्यान देना होगा। और या तो दे देगा आपको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, एक एक अवस्था को हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। पहला है संवेदी प्रेरक अवस्था या फिर संवेदी गामक अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष के लिए होती है। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इस अवस्था की आयु 0 से 2 वर्ष तक है। इसमें बच्चा अपने आँख नाक से निरीक्षण करके सीखता है, ठीक है। बच्चा कैसे सीखता है? नाक से निरीक्षण करके जो है वो सीखता है। मतलब आँख से देखता है, नाक से सूंघता है, तो इस तरीके से वह सीखता है। वह अपने संवेदी प्रेरक उपकरणों से सीखता है। इस अवस्था में बच्चों में वस्तु स्थायित्व यानी कि ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस उत्पन्न होता है। वस्तु स्थायित्व, जब बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर लेता है, वही क्या कहलाता है? आपका वस्तु स्थायित्व। जो किसी तमाम प्रकार के वस्तु होते हैं, उनका जो है इमेज, उनका छाप जो है उसके दिमाग में बनने लगता है, तो वही वस्तु स्थायित्व होता है। इसके कारण बच्चा छिपी हुई वस्तुओं को निकालने में सक्षम होता है, कैपेबल होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए देखते हैं हम लोग, यदि आप एक खिलौना को कपड़े के नीचे छुपा देते हैं, ठीक है, तो बच्चे को ये पता होता है कि कपड़े के नीचे खिलौना है और वह उस कपड़े को हटाकर खिलौनों को प्राप्त कर लेता है, यानी ढूंढ लेता है, ठीक है। तो इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। संवेदी गामक या संवेदी प्रेरक अवस्था की जो है विशेषताओं को देख लेते हैं। इस अवस्था में बच्चा अपने प्रेरकों आँख, कान, मुंह आदि से महसूस करना सीखता है। इनको जैसे नाक से उसको सूंघने का काम करता है, आँख से देखने का, मुंह से बोलने की कोशिश करता है। तो इन सब चीज़ों को वह जन्म से लेकर 2 वर्ष के दौरान महसूस करने लगता है, करना सीखने लगता है। तो बच्चों में वस्तु स्थायित्व उत्पन्न होता है, ठीक है। अभी हम लोग ने ऊपर देखा है। इस अवस्था में बच्चा वस्तुओं की पहचान करना सीखता है, वस्तुओं को देख के पहचान करता है, कि किसी चीज़ को पकड़ना सीखता है, अपने इंद्रियों के द्वारा जो है, अपने उंगलियों के द्वारा जो है वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है। बच्चा किसी वस्तु को मुंह में डालकर उसका अध्ययन करना सीखता है। इस अवस्था में हंसने रोने की प्रवृत्ति विकसित होती है। इस अवस्था में बच्चा उद्देश्यपूर्ण व्यवहार करना शुरू कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगली अवस्था जो है वो कौन सी है। कितना बजे था? पता नहीं यार, भाई 6:30 बजे थे यार। और था का पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि ये अवस्था जो है 2 से 7 वर्ष तक के लिए है। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की 2 उपावस्था है। कितनी उपावस्था है? 2 उपावस्था। पहली है पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था अवधि, दूसरा है अंतर्दर्शी अवधि, ठीक है। तो पहले के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पूर्व संप्रत्यात्मक अवधि, तो इस अवस्था में बालक वस्तुओं, शब्द, प्रतिमाओं आदि के विषय में अपना मानसिक चिंतन विकसित करता है। कौन सी अवस्था में? वस्तु संप्रत्यात्मक अवधि। मैं बार बार नहीं बोलूँगा, ये बोलने में बहुत कठिनाई हो रही है, ठीक है, आप लोग समझ जाइए। पूर्व संप्रत्यात्मक अवधि ये 2 से 4 वर्ष के लिए होती है। इसको कॉन्सेप्चुअल स्टेज भी बोल सकते हैं, प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज, ठीक है। इस अवधि में इस अवस्था में बालक वस्तुओं, शब्द, प्रतिमाओं आदि के विषय में अपनी मानसिक चिंतन विकसित करने लगता है। पियाजे के संकेत और चिन्ह को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। अंतःदर्शी अवधि के बारे में जान लेते हैं। यह 4 से 7 वर्ष के लिए होती है। तो इस अवधि में बच्चा जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना आदि
4 से 7 वर्ष में बच्चा जोड़ना, चीज़ों को जोड़ने लगता है, घटाने लगता है, गुणा करने लगता है, भाग करने लगता है, आदि सक्रियाएँ करना सीख लेता है। अंतःदर्शी चिंतन इस प्रकार का एक ऐसा चिंतन होता है जिसमें कोई क्रमबद्ध तर्क नहीं होता है। ठीक है, तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं, उसको भी जान लेते हैं। इसकी विशेषताएं प्रत्यक्षात्मक चिंतन यानी परसेप्चुअल थॉट्स। तो परसेप्चुअल थॉट्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं, प्रत्यक्षात्मक चिंतन के बारे में। 4 वर्ष की आयु में बच्चों में प्रतिकारात्मक और पूर्वधारणात्मक चिंतन विकसित होने लगता है। ठीक है, प्रतिक्रिया देने लगता है बच्चा 4 वर्ष की आयु में। ठीक है, तो प्रत्यक्षात्मक चिंतन का अर्थ होता है अपने दिमाग में किसी भी चीज़ की मानचित्र बनाना। ठीक है, मतलब कुछ भी कोई भी चीज़ बोल देना और उसके बारे में व्यू कर लेना, सोचना, मानचित्र बना लेना, जो है वह प्रत्यक्षात्मक चिंतन का अर्थ होता है। चिंतन में यथार्थता, ठीक है, रियलिज्म इन थिंकिंग। तो बच्चा अपनी कल्पनाओं और खुद के ही सपनों में खोए रहने वाली योग्यता को वास्तविक मानना शुरू कर देता है, जिससे हम कह सकते हैं कि यह चिंतन में यथार्थता आ जाती है। ठीक है, तो यह हो गया आपका इसकी विशेषता हो गई। नेक्स्ट देखेंगे अगला मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में देख लेते हैं। इसकी अवस्था है 7 से 11 वर्ष। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, पहला हम लोग ने देखा था संवेदी कामक अवस्था। तो संवेदी कामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष की अवस्था में होती है। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि जन्म से 2 वर्ष की अवस्था कौन सी अवस्था होती है? तो यह संवेदी कामक अवस्था होती है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। और नेक्स्ट है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की स्टेज क्या होती है? तो होती है 2 से 7 वर्ष की होती है, जिसमें 2 पार्ट्स में हम लोग ने डिवाइड किया हुआ है। 2 पार्ट्स में हम लोग ने क्या डिवाइड किया हुआ है? पूर्व संप्रत्यात्मक अवधि जो 2 से 4 वर्ष के लिए होती है, और एक है अंतःदर्शी अवधि जो 4 से 7 वर्ष के लिए होती है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट देखेंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आपसे एग्जाम से पूछा जा सकता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एज लिमिट क्या है? तो 7 से 11 वर्ष है। ठीक है, इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई वस्तुओं पर चिंतन आरंभ करता है। बालक ठोस वस्तुओं के आधार पर आसानी से मानसिक संक्रियाएं करके समस्या का समाधान कर लेता है। ठीक है, समस्या का समाधान करने की प्रवृत्ति इस अवस्था में बच्चों में आ जाती है। परंतु यदि उन वस्तुओं को ना देखकर उसके बारे में शाब्दिक कथन तैयार करके यदि समस्या उपस्थित की जाती है तो वे हल नहीं कर सकते हैं। मतलब इस अवस्था में ध्यान रखिएगा, एक चीज़ होती है आपसे बार बार एग्जाम से पूछ लिया जाता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 7 से 11 वर्ष के स्टेज में बच्चे को आयतन की भी समस्या होती है। आयतन मतलब कि बच्चा आकार, जैसे कि आप एक बोरे में रुई भर दो ढेर सारी, ठीक है, और आप 5 किलो का जो केजी होता है, किलो होता है, उसको ले लो और बच्चे से पूछो कि इसमें से सबसे ज़्यादा वज़न क्या है, तो वो बच्चा बोलेगा कि वो बोरी में भरा हुआ रुई जो है वो वज़न है। और 5 किलो का जो हम लोग बटखरा रख उसमें 2 किलो रुई भरेंगे, वो भर जाएगा पूरा बोरी, लेकिन 5 किलो का बटखरा वो बोलेगा कि ये हल्का है। तो बच्चे को इसी स्टेज में यानी कि 7 से 11 वर्ष की अवस्था में यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में इस चीज़ में भी भेद नहीं कर पाता है, यानी कि आयतन की जानकारी, सही जानकारी नहीं होती है बच्चों को। तो ये आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है यह इस टाइप के प्रश्न। तो इसकी विशेषताओं को हम लोग देख लेते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं क्या होती है? वस्तुओं के ऊपर तार्किक रूप से सोचना, मतलब बच्चा तर्क करने लगता है। ठीक है, तार्किक रूप से वस्तुओं के चीज़ों के बारे में सोचने लगता है। वस्तु में विभेद भी कर लेता है। इस अवस्था में बालक तरल, लंबाई, संख्या, भार आदि संप्रत्यों पर चिंतन करता है। इस अवस्था में भाषा का पूर्णतः विकास हो जाता है, मतलब भाषा का भी पूर्णतः विकास हो जाता है। अब दोस्तों हम लोग लास्ट स्टेज है संज्ञानात्मक, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक अवस्था का औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यह है 11 से 15 वर्ष यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी इसको कहते हैं। तो चौथा देख लेंगे हम लोग,
इस अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन करना आरंभ कर देता है। इस अवस्था में बालक तथ्यों और संप्रत्यों के बारे में सोचने लगते हैं तथा संप्रत्यों का समाधान करने लगते हैं, यानी कॉन्सेप्ट्स का जो है वो सॉल्यूशन करने लगते हैं, समाधान करने लगते हैं। बच्चे की सोच जो है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की होने लगती है। इस अवस्था के दौरान जो है बच्चे वस्तुओं को महसूस करने लगते हैं, यानी कि महसूस करने लगते हैं, ऑब्जेक्ट्स को जो है वो महसूस करने लगते हैं। ठोस वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। इसलिए इसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अमूर्त है यह अमृत हो गया, इसको संशोधन कर लीजिएगा, आप लोग सही कर लीजिएगा। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं क्या हैं? तो इस अवस्था में बच्चा ज्ञान का आदान प्रदान करने लगता है, यानी कि समझ का जो है वो स्थानांतरण करने लगता है इस अवस्था में, ठीक है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में वह समझ का स्थानांतरण करने लगता है, उच्च स्तरीय संतुलन करने लगता है, मतलब संतुलन जो है उसका उच्च स्तरीय हो जाता है, हाई लेवल का हो जाता है। अमूर्त नियमों का प्रयोग करने की योग्यता आ जाती है। परिकल्पनिक, निगमित, निगमन तर्कड़ा भी हो जाता, तर्क शक्ति कर सकता है, वो तर्क कर सकता है, सोच सकता है, ठीक है। तो ये सब जो है वो विशेषताएं हो गई। जीन पियाजे के अनुसार शैक्षिक आशय, मतलब शिक्षा में जो है इसका प्रयोग जीन पियाजे के सिद्धांत का जो है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग पहला देख लेते हैं, पियाजे ने रचनावादी निर्माणवादी उपागम यानी अप्रोच पर बल दिया, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, पियाजे ने जो है वो रचनावादी और निर्माणवादी उपागम पर बल दिया है। इनके अनुसार अन्वेषण यानी कि खोज अधिगम, अन्वेषण अधिगम से ज़्यादा सीखते हैं। इनके अनुसार अन्वेषण मानी कि खोज करके बच्चा ज़्यादा सीखता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, पियाजे ने शिक्षक का स्थान एक सहायक के रूप में बताया है, ठीक है। फैसिलिटेटर, मतलब पियाजे ने शिक्षक को क्या बताया है, एक सहायक रूप में दिया है उनको, कि ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करे जिनमें छात्र खोज, चिंतन तथा खुद से करने पर बल दे, खुद से करके सीखने पर बल दे, ठीक है। बच्चा खुद करे, खुद सीखे, ऐसा इस पर किसने बल दिया है? तो जीन पियाजे महोदय ने बल दिया है। नेक्स्ट देखेंगे अगला, जीन पियाजे ने व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार किया है, क्योंकि सभी बच्चे सोचने, समझने तथा कार्य क्षमता में अलग अलग होते हैं, ठीक है। पियाजे ने व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार किया है, मतलब बच्चे में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं उसको स्वीकार किया है, क्योंकि सभी बच्चे में सोचने समझने की और कार्य क्षमता जो है, वर्क कैपेसिटी जो है वो अलग अलग होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, पांचवा है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे विद्यालय में भौतिक प्राकृतिक दुनिया के विचारों के साथ आते हैं, ठीक है। पियाजे के अनुसार बच्चे विद्यालय में भौतिक तथा प्राकृतिक दुनिया के विचारों के साथ आते हैं। अगला है छठवां है जो शैक्षिक आशय जीन पियाजे महोदय का। जीन पियाजे ने बच्चों के संवेदनशीलता यानी सेंसिटिविटी को भी स्वीकार किया है, ठीक है। जीन पियाजे ने बच्चे के संवेदनशीलता यानी सेंसिटिविटी को भी स्वीकार किया है। इन्होंने माना है कि बच्चे सीखने के प्रति संवेदनशील होते हैं, उनमें सीखने की तत्परता पाई जाती है, अतः बच्चे की तत्परता यानी कि रेडीनेस व रुचि के अनुसार उनको सिखाना चाहिए। तो ये किस महोदय ने कहा है? बच्चों को उनकी तत्परता या फिर उनकी रुचि के अनुसार सिखाना चाहिए, तो पियाजे महोदय ने कहा है, ठीक है। नेक्स्ट है सातवां, इनका सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि शिक्षा के स्तर से बालकों का औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन सीधे प्रभावित होता है, ठीक है। यानी कि फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज जो लास्ट स्टेज होता है, कभी कभी पूछता है प्रश्न में, कभी कभी नहीं, यह रीट के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि अंतिम संक्रियात्मक अवस्था कौन सी है,
तो अंतिम संक्रियात्मक अवस्था जो है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या तो फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इनका सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि शिक्षा के स्तर से बालकों का औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था सीधे प्रभावित होता है। नेक्स्ट देख लेंगे जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत तो दिया ही है। ये महोदय जो है 1928 में, सन 1928 में नैतिक विकास का भी सिद्धांत दिया था। तो हम लोग ध्यान देंगे इनके नैतिक विकास के सिद्धांत को भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। इनसे प्रश्न तो बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन एग्ज़ाम के नए ट्रेंड में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कम नहीं पूछा जाता है, बिल्कुल पूछ सकता है। ठीक है, अगर सिद्धांत है तो पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में भी हम लोग ध्यान से अच्छे से पढ़ लेते हैं। जीन पियाजे 1928 में नैतिक विकास सिद्धांत का अध्ययन करना प्रारंभ किया। ठीक है, अब बैठ जाइए, लेकिन बोला जी। पियाजे के अनुसार नैतिक निर्णय के विकास में एक निश्चित क्रम तथा तार्किक पैटर्न होता है। ठीक है, तो पियाजे के अनुसार जो है नैतिक निर्णय के विकास में जो है वो एक निश्चित क्रम तथा तार्किक पैटर्न होता है। ठीक है, पियाजे के अनुसार नैतिक अवस्थाएं जो हैं, पियाजे के अनुसार नैतिक अवस्थाएं, दो अवस्थाएं दी गई हैं। परायता नैतिक की अवस्था, बाह्य नैतिक जिसको कहते हैं, जिसको बाध्य नैतिकता कहते हैं, 2 से 8 वर्ष की होती है। स्वायत्ता नैतिक अवस्था, नैतिकता की अवस्था जिसको आंतरिक अवस्था कहते हैं, सहयोगात्मक अवस्था कहते हैं, सहयोगात्मक नैतिकता कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपको अलग अलग नाम से एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो पहला है बाह्य नैतिकता और आंतरिक नैतिकता। ये तो आसान, याद करना बहुत ही आसान है। तो लेकिन आंतरिक नैतिकता को सहयोगात्मक नैतिकता और स्वायत्ता नैतिकता भी कहा जाता है। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्ज़ाम में अलग अलग नामों से प्रश्न बन सकते हैं। और बाह्य नैतिकता को बाध्य नैतिकता भी कहते हैं और परायता नैतिकता भी कहते हैं। तो पहला जो स्टेज है वो 2 से 8 वर्ष के लिए है, जिसको बाह्य नैतिकता कहते हैं, और आंतरिक नैतिकता जो है वो 9 से 11 वर्ष के लिए है। तो पहला स्टेज देख लेते हैं हम लोग, परायता नैतिकता की अवस्था। पियाजे के अनुसार इस अवस्था की शुरुआत बच्चों में असमानता यानी अंतःक्रिया से होती है, यानी अनइक्वल इंटरेक्शन से होती है। ठीक है, पियाजे के अनुसार इस अवस्था की शुरुआत जो है असमान अंतःक्रिया से होती है। इस अवस्था में बच्चों में नैतिक नियम का जो संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट विकसित होता है वह निरपेक्ष यानी कि एब्सोल्यूट, अपरिवर्तनशील तथा दृढ़ होता है। ठीक है, इस अवस्था में बच्चे न्याय और नियमों को दुनिया के ना बदलने के गुणधर्म मानते हैं। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है जिसके द्वारा आप लोग इस अवस्था के बारे में समझ सकते हैं। यदि किसी बच्चे को बोला जाता है कि चोरी नहीं करनी है, तो वह बच्चा मान जाता है, क्योंकि बच्चा सोचता है कि जो ये नियम बने हुए हैं वो स्थिर यानी कि फिक्स हैं, उनमें बदलाव नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर बच्चे को एक बार बोल दिया जाए कि चोरी नहीं करनी है तो बच्चा मान जाता है, क्योंकि वो उसे एक फिक्स नियम समझता है। ठीक है, वो ऐसा समझता है कि इस नियम में बदलाव नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट देखेंगे स्वायत्ता नैतिक अवस्था, जिसको कि आंतरिक नैतिकता कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इस अवस्था में नैतिकता बच्चे के समान स्तर के लोगों के अर्थात साथी संगति के बीच संबंधों से उपजती है। अपने साथियों के संबंधों के माध्यम से बच्चों में न्याय का ऐसा ज्ञान विकसित होता है जिसमें दूसरों के अधिकारों के लिए चिंता तथा पारस्परिकता आदि दिखलाई देती है। इस अवस्था में बच्चा सोचता है कि नियम और कानून दोनों के लिए बनाए हुए हैं, तो बच्चा किसी के हक को नहीं छीनना चाहता है। इस अवस्था में यानी कि 9 से 11 वर्ष की अवस्था में बच्चा की जो नैतिकता की अवस्था है जीन पियाजे की, आंतरिक नैतिकता
की अवस्था है, इस अवस्था में जो है बच्चों को बताया जाता है, रखा गया है। उदाहरण देख लेते हैं, एक सिंपल सा उदाहरण है जिसके माध्यम से आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। यदि कंचे खेलते हुए 4-5 वर्ष के बच्चों के समूह को बोले कि अपने नियम बदल लो, तो बच्चे मना कर देते हैं। यदि कंचे खेलते हुए 4-5 वर्ष के बच्चों के समूह को बोलो कि नियम बदल लो, तो बच्चे मना कर देते हैं। परंतु यही तथ्य 10-11 वर्ष के बच्चों को बोलते हैं तो ये बच्चे नियमों को तुरंत परिवर्तित कर देते हैं, क्योंकि उन बच्चों को पता है कि ये सभी नियम हमारी सुविधा के लिए बनाए गए हैं। लेकिन क्योंकि उनमें मैच्योरिटी आ जाती है 10 से 11 वर्ष के बच्चों में, और 4 से 5 वर्ष के बच्चों में उतनी मैच्योरिटी नहीं रहती है, तो इस वजह से जो है बच्चे मना कर देते हैं। और 10 से 11 वर्ष के बालकों में मैच्योरिटी आ जाती है, इसलिए ये बच्चे मना नहीं करते। तो दोस्तों, जीन पियाजे से संबंधित जितने भी तथ्य थे उसको हम लोग ने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। यहाँ से बाहर आपके जीन पियाजे से प्रश्न बनेंगे ही नहीं। जीन पियाजे से संबंधित जितने भी तथ्य थे हमने इसमें समाहित कर दिया है आपके यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से। और भारत में होने वाली जितनी भी शिक्षक भर्तियाँ हैं वहाँ पे आपको इसी वीडियो से आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे। 3 से 4 प्रश्न आपके किसी भी एग्ज़ाम्स को, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और अदर टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, टीचिंग से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें 3 से 4 प्रश्न आपके बनते ही बनते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, जम के शेयर करिए। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक के साथ। ठीक है, धन्यवाद।